दोस्तों, 12 जून भारतीय एविएशन इतिहास का एक काला दिवस और हम सभी भारतवासियों के दिल में कभी ना भरने वाला जख्म लेकर आया था जब बोइंग ड्रीमलाइनर 787 और फ्लाइट संख्या AI 171 जो नई दिल्ली से वाया अहमदाबाद होते हुए जिसे लंदन जाना था, तो नई दिल्ली से अहमदाबाद तो सुरक्षित पहुंच गई, लेकिन जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जैसे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तो कुछ क्षण बाद ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और सबसे विभत्स हादसा तब होता है जब ये जो प्लेन है ये एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास मैच से टकरा जाता है। अनुमानित है कि उस दौरान लगभग 25 से 30 छात्राएं थी जो कि भोजन ग्रहण कर रही थी, और ये पूरे जो विभत्स हादसा था इसमें लगभग अभी तक 270 के करीब जो मुसाफिर थे, यात्री थे, साथ साथ में जो और लोग थे, लगभग मौतों का आंकड़ा लगभग 270 के पार पहुंच चुका है। दोस्तों देखिए, हमारे लिए तो सभी दिवंगत समान हैं, लेकिन कुछ खास शख्सियतें भी थी देश की जो इस विभत्स दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विजय रूपाणी जी, साथ साथ में जो 2-3 कुछ कोई औद्योगिक कोई व्यवसायी उद्योगपति भी थे इसमें। तो हम सभी कोटाला केदार परिवार की ओर से सभी दिवंगतों को भावभीनी श्रद्धांजलि। आप सभी को मोक्ष प्राप्त हो। साथ में जो भी शोक संतप्त परिवार हैं, आप सभी के साथ पूरा भारत देश कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। आप सभी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। तो दोस्तों देखिए, लगभग जो पूरा हादसा है, इस हृदय विदारक हादसे को हुए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है, और 1 सप्ताह में एक चीज और देखी जा रही है कि जो शरारती तत्व होते हैं वो भी आजकल सक्रिय हो गए हैं। और वो कैसे हो गए हैं कि हम आए दिन देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे संदेश, मेल, ईमेल या मैसेज भेजे जा रहे हैं जो वहां पर जो हवाई अड्डे हैं उनपे कि यहां पर बम की घटना है। अभी जैसे जो ये हादसा हुआ उसके अगले दिन ही आप देखेंगे तो बैंकॉक के फुकेट से जो नई दिल्ली आ रहा था विमान, उसमें बम होने की एक सूचना जो शरारती तत्व थे उन्होंने वहां पर भेजी थी। उसी कारण लगभग 178 यात्री थे, मुसाफिर थे उसमें प्लेन में, तो उसे फिर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। देखिए दोस्तों, ये जो एंटी सोशल जो तत्व हैं ये सक्रिय हो गए हैं, ये शरारती तत्व सक्रिय हो गए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं इनको जो मोटिवेशन है, इन्हें जो प्रेरणा मिल रही है ना, वो हमारे द्वारा ही मिल रही है। आजकल मैं देख रहा हूं, देखिए 1 सप्ताह हो गए, ये वीडियो बनाने का लक्ष्य ये है कि मैं देख रहा हूं आए दिन हम वीडियोस में कुछ भी बोल रहे हैं, वीडियो में कुछ भी डाल रहे हैं, हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं, और जो दिवंगत हो चुके हैं, देखिए ना, जिनको इतनी बड़ी दुर्घटना के जो शिकार हो चुके हैं, हम मजाक के तौर पर ले रहे हैं। और अब तो प्रश्न भी उठने लग गए। एक चीज बताइए, मैं कौन होता हूं प्रश्न उठाने वाला, या आप कौन होते हैं, या हम लोग कौन होते हैं प्रश्न उठाने वाला? ये जांच एजेंसी का काम है। और अभी तो एक वीडियो में देख रहा था, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख की भावना प्रकट हुई कि कहीं ये मानवीय घटना तो नहीं, क्या ये जो पूरे घटनाक्रम है, क्या इसका जो जिसके कारण ये हुई है, क्या केवल क्रू के ऊपर भी सवाल उठते हुए मैंने देखे कुछ वीडियो में। मैं एक बात आप सभी के समक्ष रख दूं, जो जितने भी जो पायलट होते हैं ना, वो बिल्कुल शार्प माइंडेड के पायलट होते हैं। वो एक सेकंडों का हिसाब रखते हैं। इनकी ट्रेनिंग जो होती है, कठिन ट्रेनिंग होती है। एक जो बड़ा विमान होता है, देखिए मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, जितनी जानकारी जुटाई है, जो एक विमान होता है उसमें लगभग 500 कंप्यूटर होते हैं, लगभग 1000 मिनी कंप्यूटर होते हैं, 5000 डाटा होते हैं, जिसको पर सेकंड के हिसाब से जो पायलट होते हैं और को पायलट होते हैं वो जांच रहे होते हैं। एक एक चीज, भले 1 सेकंड का महत्व हमें मालूम ना हो, लेकिन पायलट जो होते हैं इतने प्रोफेशनल, इतने पेशेवर होते हैं वो, कि एक एक सेकंड का उनको बिल्कुल ध्यान होता है, इतने शार्प माइंडेड होते हैं। आप इसी घटना में देख लीजिए दोस्तों, चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन जब आगे मौत खड़ी हुई होती है ना, तो हम भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, हम भगवान का नाम भूल जाते हैं। लेकिन यहां भी देखिए, जो सुमित सब्बरवाल जी थे पायलट, वो लास्ट मोमेंट तक उनको पता था आगे मौत खड़ी है, उसके बावजूद भी जो प्रोटोकॉल था, जो प्रोसीजर था, पूरा उसको अपना रहे थे। मेडे 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 कॉल, उन्होंने पूरी अपनी एफर्ट छोड़ दिया ताकि यात्रियों की सुरक्षित रख सके, यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी जान की कुछ जानी। देखिए मेंटेलिटी कैसी थी, मेंटेलिटी बिल्कुल साफ थी, सब कुछ पता था कि सब कुछ बहुत बड़ा हो गया है प्लेन में। उसके बावजूद भी देखिए कितने काम होते हैं, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए ही इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब आप और मैं कौन होता हूं कि ऐसे अगर ऐसे बन रहे हैं ना, देखिए हम कुछ नहीं होते कि हम अपने घर में बैठे हैं, कंप्यूटर में या मोबाइल में अपने कुछ फोटोएं रखें या हाथ से की कुछ फोटोएं बनाए और उसमें कुछ भी हम लोग बैठ के कर दें, ऐसा नहीं होता। वहां पर देखिए ना, इतने प्रोफेशनल लोगों को हमने बिल्कुल
इस तरीके का कर दिया है तो देखिए बहुत दूर पहुंचता है। और ये विनम्र निवेदन है कोटाला केदार, जो हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को कृपया कर कर ये जो हादसा हुआ है ना, हादसे में यदि कर संवेदनाएं प्रकट नहीं कर सकते ना, तो हमें कोई हक नहीं है इस प्रकार का वीडियो करने का। और अब तो देखिए जो शोकाकुल परिवार में से एक सदस्य ने अभी 3 दिन पहले का ये उनकी जो उन्होंने अपना एक ब्लॉग में लिखा है कि जब उन्होंने अपने परिवार के 4-5 सदस्यों को खो दिया, उन्होंने खुद ही आग्रह किया है कि आपकी इस प्रकार की जो आप ये चलचित्र वीडियोस अपलोड कर रहे हो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, ये क्या कर रहा है, ये दर्द को 2 गुना 4 गुना 100 गुना कर दे रहा है। तो अगर हम दर्द को कम नहीं कर सकते ना, तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि दर्द को उजागर करने का। तो ये आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके कोई भी वीडियो आप बनाए तो इस प्रकार का ना बनाए, सोच समझ के बनाए। कि बात करेंगे कि क्यों हम इस हादसे को हृदय विदारक हादसा कह रहे हैं, और क्या इस प्रकार के हादसे क्या पहले इतिहास में भी हो चुके हैं। और बात करेंगे जो ये हादसा हुआ इसमें जीवित बचने वाला एकमात्र शख्स, तो उनकी बात करेंगे कि क्या इस प्रकार का चमत्कार क्या पहले भी कभी हो चुका है, और क्या है ब्लैक बॉक्स की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा, जो कि मिल चुका है कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो लगभग 90% सटीक जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ब्लैक बॉक्स की कहानी भी, क्या ये मैजिकल बॉक्स है, इसकी भी पूरी कहानी जानेंगे। और साथ में हम बात करेंगे जो ड्रीमलाइनर, जो बोइंग कंपनी का विमान है। देखिए इसे जो लंबी दूरी का विमान होते हैं उसमें सबसे सुरक्षित माना जाता है। पहले तो हम आपको ये बताते हैं सबसे सुरक्षित माना जाता है इसको, लेकिन क्या ऐसा है, क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर केवल 2 ही कंपनीज हैं जो कि बड़े विमान बनाती है जिनको कि अप्रूवल मिला है। बाकी किसी भी देश को ये अप्रूवल, किसी भी देश की किसी भी कंपनी को ये अप्रूवल नहीं मिलता कि बड़े साइज के विमान बनाए दिए जाए। तो क्या ये मोनोपोली क्रिएट हो गई है, इसके कारण जो गुणवत्ता में कमी आ रही है? देखिए हम ये प्रश्न हम ऐसा नहीं उठा रहे हैं, केवल हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि घटनाओं की। और देखिए सबसे पहले तो हम आप सभी को ये अपने चैनल के माध्यम से कह देते हैं कि देखिए हमारा इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी का दर्द उजागर कर रहे हैं। हम तो केवल घटनाओं के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि क्या जो पास्ट में यानी इतिहास में जो घटना हो चुकी है, क्या हमने उससे सबक लिया, और क्योंकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो पाए इसके कारण हम थोड़ा बात करेंगे। देखिए हम शुरुआत करेंगे 27 मार्च 1977 की घटना, जो स्पेन के टेनेरिफ हवाई अड्डे में हुई। यहां पर क्या हुआ कि एक रनवे में जब 2 विमान टकरा गए, जिसमें लगभग दुर्भाग्यपूर्ण लगभग 580 मुसाफिरों की, यात्रियों की मौत हो गई थी। दरअसल इसमें क्या था कि रनवे था अमेरिकन एयरलाइंस का एक प्लेन था, और साथ में इधर दूसरे उधर KLM एयरलाइंस का विमान था। तो एक ही रनवे में था। जो जैसे ही KLM विमान ने, जिसमें यात्री सवार थे, उन्होंने जैसे ही रनवे में उड़ान भरने के लिए रनवे में स्पीड बनाई, तो उसी दौरान रनवे पर जो अमेरिकन एयरलाइंस का विमान था वो रनवे से नहीं हटा था। तो जब तक वो भी वहां पर था एक ही रनवे में, इसका मतलब शॉर्टकट में एक ही रनवे में 2 प्लेन आ गए, टकरा गए। पायलट ने भरपूर कोशिश की सबको सुरक्षित करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए। दुर्भाग्यपूर्ण लगभग 580, जो आंकड़े बताते हैं 580 लोगों की उसमें मुसाफिरों की दुखद मृत्यु हुई थी। अब हम बात करेंगे 2014 की। 2014 में लगभग ये 12-13 मार्च 2014, इसमें जो मलेशियन एयरलाइंस का एक कुआलालंपुर से एक विमान उड़ता है, वो उड़ता है बीजिंग के लिए। लेकिन ये एक ऐसा हादसा था कि पूरा विमान ही गायब हो गया। यानी ये पहली एक ऐसी घटना थी कि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के लिए, जो ये मलेशिया में कुआलालंपुर थे, वहां से उस स्थान से ये टेक ऑफ करता है उड़ने के लिए बीजिंग के लिए। तो बीजिंग के लिए जैसी उड़ान भरता है तो रहस्यमयी तरीके से ये पूरा विमान ही गायब हो जाता है, और आज तक इस विमान के कोई अवशेष भी नहीं प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसी प्रकार 2015 में बार्सिलोना से डैसिल्डॉर्फ जा रहे जर्मन फ्लाइट, जिसमें लगभग 150 यात्री बैठे हुए थे, वो फ्रेंच आल्प्स में क्रैश हो जाते हैं। जब जांच पड़ताल के बाद ये सामने निकल कर आया कि जो क्रैश का जो मेन कारण था वो ये था कि पायलट की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, और उसने खुद ही वो प्लेन क्रैश करवा दिया। 2009 की बात करते हैं। 2009 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें रियो से पेरिस जा रहे एक विमान, वो अटलांटिक महासागर में गिरने से लगभग 250 के करीब उसमें मुसाफिर उसमें सवार थे, और उन सभी की मृत्यु हो गई। अब जब जांच पड़ताल भी काफी समय बाद तो उसके अवशेष मिले, और जैसे अवशेष मिले उसके जांच पड़ताल भी, तो जांच पड़ताल में ये सामने आया कि जो आइसिंग होती है, आइसिंग के कारण अटलांटिक महासागर में विमान गिर गया। थोड़ा और पीछे चलते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो लगभग 1997 में मध्य प्रदेश के मांडला जिले में 2 विमान आपस में वायुमंडल में ही टकरा जाते हैं, जिसमें कि लगभग जो यात्रियों का आंकड़ा आता है वो ये आता है कि स्पष्ट तौर पर कि जो एक एयरलाइंस थी, एक कजाकिस्तान की एयरलाइंस थी, दूसरी अरब एयरलाइंस थी, दोनों ही आपस में जाते हैं और दोनों ही वायुमंडल में टकरा जाते हैं, और जितने भी मुसाफिर होते हैं उन सबकी मृत्यु हो जाती है। अब बाद में देखिए जांच में ये आया, तो जांच में तो थोड़ा भाषा भी मुद्दा रही कि वो भाषा, उनमें से एक एयरलाइंस जो थी वो भाषा का थोड़ा मुद्दा है
की भाषा नहीं समझ पाई, आपस में कम्युनिकेशन जब हो रहा था, साथ साथ में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको इतनी ऊंचाई में आपको फ्लाइट करना है क्योंकि दूसरी फ्लाइट आ रही है, तो वो शायद वो दिशा निर्देश थे, वो प्रॉपर तरीके से वो समझ नहीं पाए, तो इस प्रकार से हुआ। अब हम बात करेंगे अभी रिसेंटली की बात करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोइंग की बात आ रही है, हमें कंपनी के ऊपर नहीं जाएंगे कि बोइंग का, लेकिन जो विमान है वो है, तो बोइंग का एक जो 737 का एक विमान है, वो अभी 2019 और 2018-19 में दो देश इथियोपिया और इंडोनेशिया दोनों ही जगह ये जो विमान था, ये विमान हादसे में लगभग 390 से लेकर 395 मुसाफिर, एग्जैक्ट वो नहीं है लेकिन 350 से ऊपर है, ये इथियोपिया और इंडोनेशिया में दोनों में ही जो बोइंग के 737 का जो विमान हादसे में इस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई। अब देखिए ये वाला हादसा है, तो ये ऐसा नहीं कि बहुत बार और हादसे हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, और अब तो ये भी आ रहा है कि ब्लैक बॉक्स यहां से बोइंग अमेरिका भी जा चुका है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी है बोइंग। तो देखिए बात करेंगे क्या होता है ब्लैक बॉक्स। दरअसल ब्लैक बॉक्स कभी काले रंग का होता ही नहीं है, ये एक ऑरेंज कलर की एक डिवाइस होती है, दो बॉक्सेस होते हैं, दो बॉक्सेस का सेट होता है जिनके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। अब इसका नाम दरअसल ब्लैक बॉक्स इस कारण पड़ा क्योंकि जब शुरुआत में जो विश्व युद्ध हुआ करते थे, तो उसमें जो हवाई जहाज जो फ्लाइटें होती थी, उनमें जो ये डिवाइसेस होती थी उसको काले बॉक्स में लेकर जाया जाता था, इस कारण ही इनका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया, लेकिन होते ये ऑरेंज कलर के हैं। अब हम दोनों बॉक्सेस की बात करेंगे, दोनों बॉक्सेस क्या है। दरअसल दोनों बॉक्सेस का जो सेट होता है, इसमें पहला बॉक्स जो होता है वो कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डर होता है, जिसमें जो पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, कॉकपिट में क्या बात कर रहे हैं, जो पूरा क्रू मेंबर है वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, इन सभी की रिकॉर्डिंग होती है उसमें। साथ साथ में आपकी वो इंजन की आवाज क्या है, दोनों पायलट और को पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, और पायलट क्योंकि पायलट जो डीजी या जो और होता है बाहर से भी बात होती है ना, तो कम्युनिकेशन उसमें कैप्चर हो जाती है कि क्या कम्युनिकेशन किया था बाहर से भी, क्योंकि कम्युनिकेशन तो रेगुलर चलती रहती है, क्या है तो और क्या था, अगर इंजन है तो इंजन की आवाज कैसी थी, किस प्रकार की वार्निंग जो अलार्म्स वगैरह होती है वो किस प्रकार का दिया, तो ये पहले डिवाइस जो है वो रिकॉर्ड कर देती है। दूसरे बॉक्स की बात करें तो दूसरा बॉक्स जो होता है वो होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इसमें क्या आता है, इसमें आती है कि प्लेन की परफॉर्मेंस कैसी थी, उसमें लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी कैसी थी, जो पंख मतलब पर बोलते हैं, या फ्लाइट के जो फ्लाइट के पर होते हैं, जो विंग्स होते हैं, तो विंग्स किस प्रकार का था, मतलब किस शेप में थे, साथ में जो बाहर वायु का पूरा जो दबाव था वो किस प्रकार से था, यानी जो जितने भी जो विमान से रिलेटेड जो भी होता है वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दो सेट होते हैं, जो दो बॉक्सेस होते हैं, इसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती है जो सारी कम्युनिकेशन, क्योंकि देखिए कोई भी हादसा होता है तो कोई ऐसा हादसा तो है नहीं जो अचानक से हो जाएगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तो कुछ प्रॉब्लम यदि अगर विमान से रिलेटेड है, कुछ इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो या इंजन की साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो जो है वो करेगा, जो सेकंड वाला बॉक्स है वो करेगा, और कॉकपिट में क्या बात हुई, कम्युनिकेशन क्या हुई वो करेगा, जो कॉकपिट जो वॉइस रिकॉर्डर है वो करेगा। तो इस प्रकार से जो डाटा होता है, इसीलिए तो कहते हैं कभी भी कोई विमान हादसा होता है तो उसमें ब्लैक बॉक्स ही सर्वोपरि होता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से लगभग 90% जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सटीक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और दोस्तों एक बात और बता दें हम आपको कि ब्लैक बॉक्स ऐसा नहीं होता कि ब्लैक बॉक्स मिल गया उसको खोल लिया, ऐसा नहीं होता। ब्लैक बॉक्स का एक पूरा प्रकरण होता है। अब यदि अगर ब्लैक बॉक्स मिल भी जाए तो वो इतनी आसानी से उसको नहीं खोला जाता है, वो पूरी जो जांच एजेंसीज होती हैं उनकी निगरानियों में होता है। जैसे हम इसमें बात करें तो इसमें जो 8 एजेंसियां हैं, क्योंकि भले अभी सुनने में आया है कि कल ही बोइंग कंपनी को ब्लैक बॉक्स दे दिया गया है क्योंकि कंपनी का ही था वो, लेकिन उससे पहले वो जो डिवाइस में डाटा था वो कॉपी कर लिया गया था। और एक चीज और है, कभी भी जो इन्वेस्टिगेशन होती है ब्लैक बॉक्स के थ्रू वो कभी भी ओरिजिनल ब्लैक बॉक्स में नहीं होती। पहला पूरा डाटा कॉपी किया जाता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है जो मेन होता है, बाकी उसके ऊपर ही चर्चाएं होती है और जब ये खुलता है। इसीलिए ब्लैक बॉक्स का, देखिए हम कोई विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी हमने जुटाई है, जो ब्लैक बॉक्स का जो पूरी जांच पड़ताल होने में लगभग 7 से 8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट होते हैं, वो बाहर की जो कंपनीज होंगे या जितने भी एजेंसीज होंगे उनके जो प्रमुख होते हैं वो बैठते हैं, वो डाटा एनालाइज करते हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो घटना हुई होगी क्या रिकॉर्ड किया है ब्लैक बॉक्स में। तो ये होता है ब्लैक बॉक्स। अब देखिए ब्लैक बॉक्स जो होता है ना वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। थोड़ी ब्लैक बॉक्स की बात करें, ब्लैक बॉक्स एक ऐसा बॉक्स ये है कि यदि अगर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कोई वाहन को दौड़ाया, उसमें ब्लैक बॉक्स रखा है और ब्लैक बॉक्स इतनी स्पीड से किसी दीवार, किसी पत्थर, चट्टान में टकरा जाता है तो भी ब्लैक बॉक्स का कुछ नहीं होगा। साथ साथ में ये ब्लैक बॉक्स जो होता है वो जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है, इतना मजबूत स्टील होता है कि जो लगभग 300 सेंटीग्रेड जो डिग्री तापमान भी सह सकता है। लगभग 1.5 घंटे तक लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह सकता है ब्लैक बॉक्स, और 300 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो लगभग 11 घंटे सह सकता है। यानी सोचिए 1100 डिग्री का टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे झेल सकता है, इतनी क्षमता होती है। और लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लगभग 12 घंटे तक झेल सकता है, इतना मजबूत है।
साथ साथ में अगर किसी समंदर में भी गिर गया तो बिना बैटरी के भी लगभग 30 दिन तक संदेश पहुंचाता रहेगा। यानी ब्लैक बॉक्स इसीलिए कहते हैं ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत होता है कि पृथ्वी में जितने भी जो उपकरण बने हैं बहुत ज्यादा मजबूत होता है ये ब्लैक बॉक्स। और हमेशा जो एरोप्लेन होता है तो एयरक्राफ्ट के पीछे साइड में ही ब्लैक बॉक्स रखा होता है, क्योंकि सबसे सुरक्षित बोलते हैं कि सबसे सुरक्षित माना जाता है ब्लैक बॉक्स को। तो ये पूरी कहानी थी ब्लैक बॉक्स की। ये कोई मैजिक नहीं है, बस ये क्या है कि डाटा रिकॉर्डर्स होते हैं कि उस दौरान फ्लाइट में क्या हुआ होगा, क्या परिस्थितियां बनी होगी, क्या फ्लाइट का जो उपकरण है उसमें कोई दिक्कत आई थी या कुछ बातचीत कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो ये पूरी चीजें आ जाती है इसमें। बोइंग ड्रीम लाइनर क्यों सबसे सुरक्षित माना जाता है लंबी दूरी की यात्राओं के लिए? क्योंकि देखिए इसमें जो कार्बन कंपोजिट बॉडी से ये बना हुआ होता है जो अत्यंत मतलब मजबूत तो होता है, मजबूत के साथ साथ ही हल्का भी होता है, क्योंकि फ्लाई करने के लिए थोड़ा हल्का तो चाहिए। तो ये ताकि अधिकतम दूरी तय कर सकते हैं, इसके कारण कार्बन कंपोजिट बॉडी होती है, मजबूत होता है, साथ साथ में ये जो है उड़ान आसानी से भर सकता है। और देखिए ये लगभग 13,500 से 14,000 किलोमीटर तक की दूरियां तय कर सकता है। इसलिए देखिए भले ही दुर्घटना हुई लेकिन सबसे सुरक्षित भी माना जाता है इसको, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए होते हैं, साथ में इसमें ऑटोमेटिक फ्लाइट मोड भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं। सबसे विशेष बात देखिए, अगर कोई फ्लाइट उड़ रही है उसका एक इंजन खराब हो जाता है तो दूसरा इंजन में भी इतनी ताकत होती है कि वो फ्लाइट को अपने गंतव्य तक पहुंचा सकता है। इस प्रकार से होता है। और साथ साथ में जो ड्रीम लाइनर बोइंग का विमान है ये एक ऐसा विमान है जो कि कम ईंधन में अपने गंतव्य यानी फ्यूल भी कम लगे और कम फ्यूल में ये वहां तक लेके जा सकता है। लेकिन बस ये हुआ कि ये हादसे का शिकार हो गया। अभी हम बात करें तो 787 के 7 सीरीज, 787 का 8 सीरीज, 9 सीरीज जो है ये मुख्य तौर पर इस समय चल रहा है। खैर अभी काफी सारी अपडेशन और है कि अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन देखिए घटनाएं भी सुनने को मिल रही है। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं ना, अंतरराष्ट्रीय तौर पर केवल 2 ही देश हैं या 2 ही कंपनीज हैं जो कि बड़े बड़े विमान बनाती है। एक तो यही है और दूसरी जो कंपनी है वो भी 3 देशों की साझेदारी है। बाकी किसी को अलाउ ही नहीं किया जाता, कि किसी को लाइसेंस ही नहीं मिलता कि आप भी विमान बनाओ। तो इसी कारण कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मोनोपोली बन रही है। हम देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी में हम कोई कटाक्ष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन देखिए जब किसी की भी मृत्यु होती है ना, अगर किसी एक शख्सियत की भी मृत्यु हो जाती है बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी का अस्तित्व नहीं होता है ना, उसके परिवारजनों, उसके प्रियजनों, दोस्तों से पता करो कि एक ही व्यक्ति बहुत होता है। अगर वो रहा तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये होता है यहाँ पर इतने सारे पैसेंजरों के साथ जो जिस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं जांच चल रही है, 8 एजेंसियां जांच कर रही है, अमेरिका की खुद की एजेंसी भी इसमें जांच कर रही है, सारी चीजें कर रही है। लेकिन देखिए जांच के बाद ही मालूम चलेगा क्या है। लेकिन देखिए अगर अपडेशन करना है तो अपडेशन बहुत जरूरी भी होता है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इसमें चमत्कार भी हुआ है, और चमत्कार 11A पे बैठे हुए विश्वास कुमार रमेश जी के साथ। तो क्या एक ऐसी घटना थी कि 11A इस समय जो सीट है वो काफी चर्चाओं में है, क्योंकि देखिए एक ऐसा ही हादसा लगभग 27 साल पहले 1991 लगभग 1-2 दिसंबर की बात है, 1998 में एक थाईलैंड में भी एक घटना हुई थी, जिसमें थाईलैंड के रहने वाले जो थाई फ्लाइट थी, थाईलैंड के रहने वाले जेम्स रुआंग साक उनके साथ भी हुई थी। उनकी भी सेम सीट नंबर थी, उस समय वो बच्चे थे, लेकिन उसमें भी उनकी सीट थी वो सेम सीट थी 11A। तो इस प्रकार से उनका भी, क्योंकि देखिए ये जो दुर्घटना हुई है ये लगभग पूरे विश्व भर में फैल चुकी है। तो जैसे ही उनको भी मालूम चला 11A के बारे में, तुरंत अपना ट्वीट में अपना वो कर दिया। आज की डेट में वो एक सिंगर और गायक भी है थाई के, लेकिन जेम्स रुआंग साक उन्होंने भी ये लिखा है कि आज से लगभग 27 साल पहले एक ऐसी थाई विमान में वो यात्रा कर रहे थे, उनकी सीट नंबर भी 11A था, और 11A में केवल एक वो मुसाफिर बचे थे। लगभग उसमें लगभग 110 के करीब जो यात्री थे उनकी मृत्यु हो गई थी, केवल एक वो बचे थे, उनका भी कहना है। तो इस प्रकार के देखिए चमत्कार हुए। साथ में देखिए एक चमत्कार, बहुत बड़ा ईश्वरीय आशीर्वाद और चमत्कार सुनने को मिल रहा है कि एक जो दमकल कर्मचारी होते हैं जो हादसे में सारी चीजें वो देखते हैं, तो वो भी वहां पर जब दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो उनमें से एक वीडियो वायरल हुआ है काफी। तो एक जो व्यक्ति है वो गुजराती भाषा में कुछ बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता भी प्लेन के सामने, मतलब प्लेन में गई थी, तो उनके श्रीमद् भागवत गीता पूरा प्लेन आग के गोले में धसकता हुआ पूरा राख हो गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता की जो किताब थी छोटी वाली वो सुरक्षित है।
और वो ऐसी सुरक्षित है कि एक एक पेजेस जो है उसके वो सुरक्षित हैं। तो अब इसे भगवान जी का आशीर्वाद कहेंगे, चमत्कार कहेंगे कि एक व्यक्ति बचा। और जो श्रीमद् भागवत गीता की इतनी शक्ति है तो वो हम कहेंगे, चमत्कार कहेंगे, आशीर्वाद कहेंगे भगवान का। या तो हम ये कहेंगे कि भगवान ने ये किस प्रकार का ये ऐसा हादसा रच लिया कि मतलब श्रीमद् भागवत गीता बच गई, सब कुछ हो गया। लेकिन साथ साथ में जो 270 के करीब जो निर्दोष यात्रीगण थे, उनके आंखों में बहुत से सपने थे। कोई व्यवसाय करने के लिए जा रहे थे, तो कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, या जो केविन क्रू थे वो अपने अपने सबकी कहानियां हैं। तो इतना बड़ा जो घटना हुई है, तो इसके लिए तो बिल्कुल शोकाकुल परिवारों के साथ हम पूरे देशवासी, पूरा भारत देश खड़ा है आप सभी के साथ। और साथ में एक और बार फिर हम आप सभी से ये आग्रह करेंगे, सबसे पहली बात तो ये देखिए, आप इस प्रकार की कोई भी ऐसी कोई वीडियोग्राफी ना करें बिना तथ्यों के आधार पे। और खासकर इसलिए तो नहीं कहें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हो रही है ना, कि हादसे से रिलेटेड कोई फोटो ले ली, उसको एडिटिंग कर लिया अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, देखिए बहुत गलत है। किसी के घर में किसी का परिवार उजड़ गया, किसी का परिवार के सारे सदस्य उजड़ गए, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि कम से कम उनको सांत्वना तो दें। ऐसी चीजें करने में क्या होता है कि वायरल जब होती हैं ऐसी चीजें, तो जब शोकाकुल परिवार के सदस्यों को देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या बीतेगा। साथ साथ में हम आप सभी से ये भी कहेंगे कि देखिए, जो वायु के साथ जो वायु यात्रा होती है, तो वायु यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा कही जाती है। भले ही इतने जो हमने आपको ये सारी वो बताई हैं, हादसे बताए हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित जो यात्रा होती है वो वायु यात्रा ही होती है। आज भी पर डे, प्रत्येक दिन में पूरे अंतरराष्ट्रीय तौर पर देखें तो लगभग 1.25 लाख से लेकर 2 लाख के करीब विमान उड़ रहे हैं हमारे ऊपर आसमानों में। और सबसे ज्यादा जो बिजी रूट होता है वो हवाई यात्रा का रूट होता है। तो आज भी लगभग 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख या 2 लाख विमान उड़ाने भर रहे हैं, और मुसाफिर एक अपने गंतव्य से लेकर दूसरे गंतव्य में दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए, कभी भी इस प्रकार की घटना होती है तो देखिए सवाल तो बनते हैं, और हम ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम केवल ये पूछ रहे हैं कि अभी जो 1 सप्ताह हो चुका है तो क्या रहा ये ऐसी घटना। और सबसे मेन चीज, तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि कृपया करके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, या जो इस प्रकार की, आप मजाक ना करें। मजाक वहां पर अच्छा लगता है जहां पर मजाक की बात होती है। जहां पर लगभग 270 जो मौतें हुई हैं, देखिए हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कम से कम उनको ठेस ना पहुंचाएं। तो एक बार फिर से कोटनाला केदार संपूर्ण परिवार की ओर से जितने भी जो देवांगत हो चुके हैं, तो भगवान से बस यही प्रार्थना रहेगी कि आप उनको अपने चरणों में स्थान दें। और जो भी शोकाकुल संतृप्त परिवार हैं, उनके साथ पूरा भारत देश खड़ा है। हमारी सभी की संवेदनाएं आप सभी के साथ। ओम शांति।